नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था प्रकाश का परिभाषा, और प्रकाश को हम नहीं देख सकते, यानी कि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, फिर भी किसी वस्तु को देखने के लिए वो हमें शक्ति प्रदान करती है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए दृश्यमान बनाती है। तो किसका काम था? प्रकाश, है ना। हमने ये भी बताया था कि आँख के पास यानी नेत्र के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनता है, नेत्र के कहाँ पर, रेटिना पर बनता है, तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और हमने ये बताया था कि मस्तिष्क का काम क्या होता है आँख में। तो मस्तिष्क क्या करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारे आँख पर बनता है यानी कि रेटिना पर बनता है, तो वो कैसा बनता है, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो मस्तिष्क क्या करता है, उसको एक साथ करके, यानी कि हमारे आँख में दो प्रतिबिंब बनेगा, दो आँख है दो प्रतिबिंब बनेगा, दोनों प्रतिबिंब को क्या करता है, वो मिला देता है। दोनों प्रतिबिंब को मिलाने के बाद वो क्या करता है, उलट देता है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब है। अगर देखो कोई वस्तु अगर उल्टा है तो हमारा आँख में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये मस्तिष्क क्या करेगा, उसको उलट देगा, फिर से सीधा हो जाएगा। यानी कि मस्तिष्क का काम होता है फिर से एक बार उलट देता है, उसको दोनों प्रतिबिंबों को मिलाकर उसको क्या करता है, उलट देता है। इसलिए कोई भी वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है, अगर सीधा है तो सीधा दिखाई देता है, अगर वह वस्तु उल्टा है तो उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, ये किसका काम होता है, मस्तिष्क का काम होता है। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे कि जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर कैसा बनता है, तो हमेशा बताना है कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और हमने ये भी बताया था कि हमारे आँख में जो है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक मैंने बताया था क्षण कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। कौन कौन बताए थे? क्षण कोशिका और शंकु कोशिकाएं। क्षण कोशिकाओं का क्या काम होता है, प्रकाश के जो तीव्रता होता है उसको अवशोषित करता है। क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को अवशोषित करता है। और शंकु कोशिका का क्या काम होता है? रंग को अवशोषण करना। क्या करता है? रंग को अवशोषित करता है। वो बताता है कि कौन सा वस्तु किस रंग का है ना। उसे देखते हैं, जो रंग का रहता है उस रंग में दिखाई देता है। तो ये मैंने बताया था कि मानव नेत्र में, है ना, मानव नेत्र में 7 रंग की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी शंकु कोशिकाएं। कितने? 7 रंग की शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, ये मैंने बताया था। इसके पहले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि मुर्गा जो है सबसे पहले सुबह में वांग क्यों देता है, सबसे पहले वो क्यों उठ जाता है। कारण क्या है, सबसे पहले वांग देने का कारण है कि सूर्य का प्रकाश का जो लालिमा होता है, सुबह सुबह में सूर्य किसका दिखाता है, लाल दिखाई देता है। तो सूर्य के प्रकाश की लालिमा जो है मुर्गे को सबसे पहले दिखा देता है। मुर्गे को सबसे पहले दिखाई देने का कारण यह है कि लाल रंग की शंकु कोशिका जो होता है मुर्गे में सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए मॉर्निंग में यानी कि सुबह में सबसे पहले मुर्गा बांग देता है। ये मैंने क्लियर किया था। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि मुर्गा। अब उसका बाद देखते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी के नेत्र में जो है, मधुमक्खी के नेत्र में पराबैंगनी रंग की जो शंकु होती है ना, बैगनी रंग की शंकु जो होता है वो अधिक पाया जाता है। बैगनी रंग की शंकु अधिक पाया जाता है किसमें? मधुमक्खी में। ठीक है, मुर्गा में किस रंग की शंकु अधिक पाया जाता है? लाल रंग की शंकु अधिक पाया जाता है। मैंने ये भी बताया था कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस यानी कि इसको हम कह सकते हैं वर्णांधता रोग है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक प्रकार का रोग है। यह रोग सबसे पहले जॉन डाल्टन यानी कि परमाणु के जनक जो जॉन डाल्टन थे उसको सबसे पहले ये रोग देखा गया था। यानी कि परमाणु के जनक जॉन डाल्टन को कैसे ये रोग का पता चला, तो उनको जो है लाल रंग की वस्तु यानी रेड कलर है ना, लाल रंग की वस्तु जो है जॉन डाल्टन को दिखाई नहीं देता था, है ना। सबसे पहले जॉन डाल्टन को कलर ब्लाइंडनेस देखा गया था। और भी पहले लोगों को था, लेकिन सबसे पहले जो है होगा, है ना, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो जिनकी आंख में सबसे पहले देखा गया उन्हीं का नाम आएगा ना। परमाणु के जनक जॉन डाल्टन को सबसे पहले यह रोग हुआ था, जो कि उनको लाल रंग की वस्तु दिखाई नहीं देता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे नेत्र का जो दृष्टि विस्तार क्या होता है। दृष्टि विस्तार में समझते हो? दृष्टि विस्तार ये समझ लेते हैं। दृष्टि विस्तार क्या है? दृष्टि विस्तार यही समझना है सबसे पहले। दृष्टि विस्तार मतलब होता है फैलाव, कितने क्षेत्र तक हम देख सकते हैं ना, कितने क्षेत्र तक देखते हैं। दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। दृष्टि मतलब देखना हो जाएगा। विस्तार मतलब होता है फैलाव या क्षेत्र, है ना, फैलाव या इसको क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र। दृष्टि विस्तार समझ लो। दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार यानी कह सकते हैं कि एक आंख का दृष्टि विस्तार, एक आंख से हम एक आंख को बंद करके हम कितना क्षेत्र तक देख सकते हैं, है ना, एक आंख को बंद करके।
तो सबसे पहले एक दिन ध्यान देना कि 150 डिग्री तक देख सकते हैं। एक आंख का जो दृष्टि विस्तार होता है कितना, 150 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर इस आंख को देख लेते हैं तो आंख को कितना भी नचालो तो इधर इतना दिखाई देगा, इधर है ना, इधर और ये इधर, ठीक है। तो यानी कि 150 डिग्री, कितना डिग्री तक देख सकते हैं हम, 150 डिग्री तक हम देख सकते हैं। एक आंख का जो दृष्टि विस्तार होता है, मान लेते हैं ये आंख है, ये इधर आंख बना लेते हैं। अगर ये आंख है तो हम ये इस आंख से अगर देखेंगे तो एक आंख से, तो दृष्टि विस्तार इसका क्या हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाता है। दृष्टि विस्तार कितना, 150 डिग्री। अगर बोलेगा कि मानव नेत्र का एक आंख का दृष्टि विस्तार क्या होता है, तो 150 डिग्री होता है। दूसरा, अगर दोनों आंख से देखते हैं, अगर हम दोनों आंख से देखेंगे, दोनों आंख से अगर देखेंगे तो दोनों आंख का दृष्टि विस्तार क्या हो जाएगा, दोनों आंख का दृष्टि विस्तार क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कैसे, जैसे कि हम अगर सामने खड़ा है, अगर हम इस तरह से खड़ा बिना मुंडी हिलाए अगर सामने देखेंगे, सामने अगर ज़्यादा आंख न जाकर इधर देखेंगे, इतना दूर दिखाई देगा, इधर इतना दूर दिखाई देगा, इस तरह से, है ना। यानी कि 180 डिग्री, यानी दोनों आंख का जो दृष्टि विस्तार होता है 180 डिग्री होता है। इस तरह से देख सकते हैं हम, है ना, इस तरह से, इस तरह से, हाँ देख सकते हैं। यानी कि ये उंगली इधर दिखेगा हमको और ये उंगली इधर, इस आंख से इधर दिखेगा, ये उंगली दिखाएगा और ये आंख से ये उंगली दिखाएगा। एक सीधा अगर खड़ा रहेंगे तब, है ना, 180 डिग्री, यानी कितना दिखा देगा हमको, 180 डिग्री दिखा देगा। कितना, 180 डिग्री। दोनों आंख का जो दृष्टि विस्तार होता है मानव नेत्र का दोनों आंख का दृष्टि विस्तार कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, है ना। दोनों याद रखना है कि 150 डिग्री किसका, एक आंख का, मानव नेत्र के एक आंख का दृष्टि विस्तार कितना होगा, 150 डिग्री। दोनों आंख का दृष्टि विस्तार क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा किरण। किरण या रे इसको बोलते हैं, रे या प्रकाश किरण, है ना, प्रकाश किरण। तो सबसे पहले किरण किसे कहते हैं समझ लेते हैं। तो प्रकाश के चलने वाली पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसको क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश कैसी पथ पर चलता है, सीधा पथ पर चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, सीधा। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि प्रकाश कैसे चलता है, तो सीधा चलता है। तो प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। तो प्रकाश के चलने वाली पथ पर, जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। किरण कितने प्रकार के, किरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किरण, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना। अपसारी किरण, अभिसारी किरण और समांतर किरण। तो सबसे पहले समांतर किरण क्या होता है, समांतर किरण। तो समांतर किरण की परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। समांतर किरण, समांतर किरण या फिर किरण पुंज कह सकते हैं इसको, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक दूसरे के समांतर। देखो एक प्रकाश में तो बहुत सारे किरण पुंज होंगे, बहुत सारे किरण होंगे कि नहीं होंगे। एक प्रकाश में बहुत सारे किरण होंगे। अब बहुत सारे किरणों को क्या बोलते हैं हम, किरण पुंज बोलते हैं या प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक प्रकाश में जो है बहुत सारे किरणें होते हैं, बहुत सारे किरणें होते हैं, तो एक साथ उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ पर क्या बोले हैं, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज की परिभाषा याद हो गया ना, किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा, या प्रकाश पुंज या किरण पुंज, दोनों का परिभाषा क्या होगा। जब किसी प्रकाश का बहुत सारे किरण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश पुंज कितना प्रकार के, प्रकाश पुंज या इसको कह सकते हैं प्रकाश किरण। क्या कह सकते हैं, प्रकाश किरण। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कितना होता है, 3 प्रकार के। कितना होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सिर्फ समझना जरूरी है। इसको पूरा नोट्स दे देंगे, ठीक है, सब पीडीएफ पूरा दे देंगे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज तो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर, सब एक दूसरे के समांतर, जितना भी प्रकाश किरण खींचेंगे हम अभी सब क्या है, एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे क्या है, समांतर है, एक दूसरे को काटता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया। फिर दूसरा में क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज मतलब होता है कि एक जगह से
एक जगह से प्रकाश निकलता है और फैलते हुए जाता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, दूर जाता है और फैलते जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अपसारीकरण पुंज। देखो ये बिंदु है, यहाँ से मान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मतलब क्या होता है? जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो ये रह गया हमारे पास एक टॉर्च है, टॉर्च देख लो इस तरह से, टॉर्च इस तरह से, यहाँ से जब प्रकाश निकला, यहाँ से, तो यहाँ से प्रकाश निकला और इस तरह से फैलते जा रहा है, इस तरह से फैलते जा रहा है, इस तरह से फैलते जा रहा है ना। जितना भी प्रकाश पुंज होगा, जितना भी प्रकाश किरण होगा, वो क्या करेगा? एक फैलते जा रहा है, जितना प्रकाश पुंज क्या है? फैल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, अपसारी किरण पुंज समझ लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, ये अपसारी किरण पुंज हो गया। अब अभिसारी किरण पुंज देख लेते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, देखो इसको बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया? समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, फिर दूसरा मैंने क्या देखा? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, फिर तीसरा क्या मैं देख रहा हूं? तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज है ना, अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले सबका एग्जांपल शो कर देते हैं, मैंने समझा दिया है। समांतर किरण पुंज का एग्जांपल देख लेते हैं। समांतर किरण पुंज है ना, समांतर किरण पुंज का एग्जांपल इस तरह से है। बहुत सारे किरण होंगे, एक दूसरे क्या होंगे? समांतर होंगे। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। चलिए देखिए, अपसारी किरण पुंज हमने देख लिया है। अपसारी, देखो समांतर किरण का पुंज का क्या परिभाषा था? कि वह एक दूसरे के समांतर होता है। सभी किरणें क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है। दूसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक जगह से, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, दूसरी जगह जाता है तो फैलते हुए जाता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु स्रोत यानी कि क्या है? प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। यहाँ से कोई प्रकाश निकला इस तरह से और इस तरह से फैलते जाता है, इस तरह से फैलते जाता है ना, इस तरह से फैलते जाता है। ये क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट है तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि देखो प्रकाश, सभी प्रकाश किरणें क्या होता है? एक बिंदु पर आकर मिलता है ना। सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जाकर जब मिलेगा तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। ध्यान देना, अभिसारी किरण पुंज कब कहलाता है? जब कोई प्रकाश की किरणें है ना, जब कोई प्रकाश की किरणों का समूह, किरणों का समूह एक बिंदु पर जाकर मिलता है, एक पॉइंट पर जाकर मिलता है। देखो यहाँ से कोई प्रकाश इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, और एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है। देखो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर क्या हुआ कि सभी प्रकाश की किरणें जाकर मिल रही है, एक बिंदु पर जाकर मिल रही है, उसे क्या बोलेंगे हम? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यानी यहाँ पर देखो 3 स्टेप मैंने समझा दिया, तीनों समझना जरूरी, दिमाग में फिट हो जाए वो जरूरी होता है, लिखना जरूरी होता है। लिखने के लिए हम आपको पीडीएफ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ दे देंगे, उसको लोड कर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, उसको लोड कर लेना है। लेकिन जैसे अभी पढ़ा रहे उसको एकदम ध्यान से समझ लो, वही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया? समांतर किरण पुंज समझाया, अपसारी किरण पुंज, और ये अभिसारी किरण पुंज। क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। अब हम नेक्स्ट स्टेप, तीनों स्टेप मैंने समझा दिया। प्रकाश किरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, समांतर, अपसारी, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तीनों समझा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं? देखो निर्वात किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जहां धूल कण कुछ भी नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम? निर्वात कहेंगे। धूल कण वस्तु कुछ भी नहीं वहाँ है, उसे क्या बोलेंगे हम? निर्वात कहेंगे। निर्वात में कुछ भी धूल कण वस्तु, कुछ भी हवा, कुछ भी नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? निर्वात कहते हैं। वैसा माध्यम जहाँ धूल कण उपस्थित ना हो, उसे क्या बोलेंगे? निर्वात कहेंगे। निर्वात समझ में आ गया? निर्वात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे हम निर्वात के बाद।
चलिए निर्वात समझ लिए। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पर धूल कण नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? धूल कण हवा कुछ नहीं होता है, उसे निर्वात कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा निर्वात के बाद, है ना? निर्वात के बाद क्या होता है वो समझते हैं। निर्वात के बाद 2 पॉइंट और होता है, सरल माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम माध्यम और पहला पॉइंट, दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। माध्यम मतलब समझ गए? माध्यम मतलब रास्ता, है ना? रास्ता किस तरह की रास्ता की बात करें? प्रकाश की। प्रकाश के दो तरह के रास्ते, दो तरह के माध्यम होते हैं। तो एक होता है विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। प्रकाश के चलने के लिए कितने तरह के माध्यम होते हैं? 2 तरह के माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम किसे कहते हैं ये समझ लेंगे। विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें धूल कण जो है दूर दूर होते हैं। धूल कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। वैसा माध्यम जिसमें धूल कण जो होता है दूर दूर होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम, विरल मतलब दूर दूर, है ना? विरल मतलब दूर दूर, उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम के। विरल माध्यम की परिभाषा फिर से सुन लो ध्यान से। वैसा माध्यम जिसमें जो धूल कण होते हैं, वैसा माध्यम, प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश के जोड़ के बोलते हैं ना ऐसे माध्यम। ठीक है, सिंपल समझो। वैसा प्रकाश का माध्यम जिसमें धूल कण जो है दूर दूर होता है, उसे क्या बोलते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। दूसरा सघन माध्यम वैसा प्रकाशीय माध्यम, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसमें धूल कण क्या होता है? नजदीक नजदीक होता है ना, निकट निकट होता है, उसे क्या कहते हैं? हम सघन माध्यम कहते हैं। घना होता है, सघन मतलब समझ में आ रहा है, घना होता है ना, नजदीक नजदीक होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम सघन माध्यम कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा, विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान देना कि प्रकाश का चाल, है ना, प्रकाश का चाल जो है विरल माध्यम में अधिक होता है। विरल माध्यम में क्या होता है? अधिक होता है। विरल माध्यम में अधिक होता है क्या? प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल किस में अधिक होता है? तो विरल माध्यम में अधिक होता है। दूसरा, सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है। यहां पर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल अधिक होता है तो किसमें? विरल माध्यम में। प्रकाश की चाल कम होता है, कम होता है, प्रकाश की चाल कम होता है किसमें? सघन माध्यम में। प्रकाश की चाल किसमें कम होता है? तो सघन माध्यम में होता है। ठीक है, आज तक इतना ही रहने देते हैं।